पार्ट 2 भारत में लोक नीति ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर सेकंड। जवाबदेयता और नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। जवाबदेयता मुख्यतः सैनिक संगठनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसमें औपचारिक स्थिति व कानूनी बाध्यता समाहित होती है। यह लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विशिष्ट विधि है। जवाबदेयता से आशय कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी एंसरेबल होना है। जवाबदेयता का उद्देश्य गलत और मनमाने प्रशासकीय कार्यकलापों पर नकेल कसना ताकि प्रशासन को प्रभावशाली बनाया जा सके। नियंत्रण कंट्रोल, प्रशासन पर कड़ी नजर रखना जिससे लोक सेवकों को विभिन्न अभिकरणों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि लोक सेवक कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों, स्थापित प्रक्रियाओं, परंपराओं के अनुसार अपनी शक्तियों और स्वविवेक का प्रयोग करें। एल.डी. वाइट के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में सत्ता के नियंत्रण की आवश्यकता होती है और शक्ति जितनी अधिक होती है, नियंत्रण की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है। दृष्टिगत उद्देश्यों के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करना और सत्ता को पंगु बनाए बिना पर्याप्त नियंत्रण रख पाना लोकप्रिय सरकारों के लिए चिरयक्ष प्रश्न और दुविधा रही है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। नियंत्रण के प्रकार, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण एवं संतुलन का संस्थानिक तंत्र, न्यायिक नियंत्रण, विधायी और कार्यपालिका नियंत्रण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, नागरिक नियंत्रण, प्रशासकीय एवं बजटीय नियंत्रण एवं संतुलन के लिए संस्थागत तंत्र, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी कानून बनाना, कार्यपालिका यानी विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना और निर्मित व कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका कानून की सर्वोच्चता को बहाल करना अर्थात विधायिका। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपरोक्त तीनों संस्थाएं आपस में तालमेल बनाकर कार्य कर सकें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे पर आश्रित, न्यायपालिका स्वतंत्र। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। यह सिद्धांत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति विभाजन पर आधारित है। इसके अनुसार व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करे, कार्यपालिका विधि को लागू करने का कार्य करे तथा न्यायपालिका विधि के अनुसार निर्णय करने का कार्य करे। जहां इन तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, वहां नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसके अनुसार सरकार का प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहे तथा एक दूसरे अंग से स्वतंत्र होकर कार्य करे। शक्ति पृथक्करण का सर्वप्रथम प्रयोग अरिस्टो द्वारा किया गया था, लेकिन विधिवत रूप से इसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में किया। शक्ति पृथक्करण का नवीन रूप, नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत, चेक्स एंड बैलेंस। तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग और स्वतंत्र कर दिया जाए तो तीनों अंग निरंकुश रूप से धारण कर लेंगे और उनमें परस्पर तनाव भी बना रहेगा। अतः शक्ति पृथक्करण से होने वाली हानियों को रोकने के लिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ जोड़कर इसे व्यवहारिक रूप से देने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत शासन के प्रत्येक अंग एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर कर दिया गया जिससे कोई भी अंग मनमानी नहीं कर सकेगा। वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए परस्पर नियंत्रण स्थापित रख सकेंगे तथा शक्ति संतुलन भी बना रहेगा। विधायिका का नियंत्रण, न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा संसद से उन्हें हटाने की शक्ति। कार्यपालिका के संदर्भ में विधायिका निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक अविश्वास मत पारित कर सरकार को भंग कर सकती है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का आकलन। विधायिका को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पद से हटाना। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। विधायिका के संदर्भ में प्रत्यायोजित कानून के तहत प्राप्त शक्ति से राष्ट्रपति का कानून बनाना। राष्ट्रपति द्वारा विधायिका भंग। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। अनुच्छेद 74(1) मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना।
न्यायपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा, विधायिका के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारिकता, जनहित याचिका, संविधान की आधारभूत संरचना के तहत संविधान संशोधन अधिकार को सीमित करना। नियंत्रण और संतुलन की कमजोर प्रणाली के कारण कमजोर विपक्ष, कमजोर विधायी समीक्षा, न्यायपालिका का हस्तक्षेप, न्यायिक सक्रियता, कार्यपालिका का अतिक्रमण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। प्रतिनिधि सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका संसद है। कार्य है जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करना व उनका संरक्षण करना। यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में उन सरकारों से भिन्न होती है जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्य प्रणाली बनती है। ऐसे में संभव है कि बहुमत की शक्ति पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल की तानाशाही में बदल सकता है जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। इस मनमाने कार्य को रोकने के लिए ही विधायी नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण लोकतांत्रिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। संसद अपना नियंत्रण कार्यपालिका पर निम्न उपायों से लागू करती है। पहला, प्रश्नों, बहसों, प्रतिवेदनों और प्रस्तावों के द्वारा सरकारी नीतियों व कार्यों पर नियंत्रण। दूसरा, बजट एवं लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय नियंत्रण। समितियों के माध्यम से वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधायी नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण के सामान्य साधन एवं तकनीक। पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 87। विधि निर्माण, लॉ मेकिंग, प्रश्नकाल अथवा संसदीय प्रश्न, क्वेश्चन आवर्स एंड इंटरपेलेशंस। शून्यकाल, 0 आवर्स, आधे घंटे की बहस, हाफ एन आवर डिस्कशन। अल्पकालीन चर्चा अथवा 2 घंटे की बहस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 87। संसद का प्रत्येक नया अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। इसमें सत्तारूढ़ दल की नीतियों, मान्यताओं, कार्यक्रमों, सफलताओं तथा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद करने के लिए सामान्यतः 4 दिन तक विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्यकरण तथा नीतियों की आलोचना करने व सामाजिक समस्याओं को उजागर करने की में पर्याप्त रुचि दिखाते हैं। विधि निर्माण, लॉ मेकिंग। संसद कानूनों के ढांचे का निर्माण करती है और मूल ढांचे के अंतर्गत विस्तृत नियमों तथा विनियमों को तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसको प्रदत्त विधि निर्माण, कार्यकारी विधि निर्माण, अधीनस्थ विधि निर्माण कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को समीक्षा के लिए संसद में के समक्ष रखा जाता है। तीसरा, प्रश्नकाल अथवा संसदीय प्रश्न, क्वेश्चन आर इंटरपेलेशंस। यह संसदीय नियंत्रण का सबसे प्रभावी व लोकप्रिय माध्यम है। सत्रकाल में प्रत्येक दिन का प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निश्चित होता है। औसतन 30 प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं। सांसद प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्रीगण उत्तर देते हैं। प्रश्न सरकारी कर्मचारियों को चौकन्ना व गतिशील रखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एटली के अनुसार प्रश्नकाल वास्तविक जनतंत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। संसदीय प्रश्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्ट और अनस्टार्ट। जो स्टार्ट प्रश्न होते हैं वे तारे के चिन्ह से चिन्हित होते हैं। मौखिक उत्तर देना होता है। पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट में जो अतारांकित होते हैं, तारे के चिन्ह के बिना होते हैं, लिखित उत्तर होते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भारत में वर्ष 1892 में प्रथम बार विधायिका में प्रश्न पूछे ने तथा वर्ष 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई थी। शून्यकाल, 0 आर। शून्यकाल का उल्लेख कार्यविधि नियमों में नहीं मिलता। वर्ष 1982 से संसदीय कार्यविधि में यह भारतीय नव परिवर्तन है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच
काल में शून्यकाल कहते हैं। यह सांसदों को उपलब्ध एक औपचारिक युक्ति है जिससे वे अति आवश्यक अविलंबनीय महत्व के समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल आधे घंटे से 2 घंटे तक चलता है। हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की बहस, यह सार्वजनिक महत्व के उस मामले पर बहस शुरू करने के लिए है जिस पर पहले ही काफ़ी बहस हो चुकी है और जिसके उत्तर और तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। इसके लिए कोई विधिवत प्रस्ताव नहीं लाया जाता, ना कोई मतदान होता है। 2 घंटे की बहस अथवा अल्पकालिक बहस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। वर्ष 1953 से चली आ रही इस बहस को सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए उठा सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है और ना ही मतदान होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन नोटिस। वर्ष 1954 में अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रस्ताव को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तावित कर सकता है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री से आधिकारिक जवाब लेना होता है। काम रोको स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। सार्वजनिक महत्व को अत्यावश्यक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसको स्वीकार कराने के लिए सदन के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। चूंकि यह सदन के सामान्य काम में बाधा डालता है, अतः इसको असाधारण उपाय कहा जाता है। इसमें सरकार की निंदा का तत्व होने के कारण इसके प्रयोग की अनुमति राज्यसभा को नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब सरकार की कोई नीति पूर्णतः या अंशतः दोषपूर्ण तथा आपत्तिजनक हो तो विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान भी होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उस लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर लोकसभा मंत्रिपरिषद को सत्ता से हटा सकती है। संसदीय नियंत्रण की बजट और वित्तीय तकनीक साधन। बजट प्रणाली, बजटरी सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण साधन है, राजस्व व खर्चों पर नियंत्रण का माध्यम है। ऑडिट सिस्टम, लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा वार्षिक लेखा रिपोर्ट। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की वार्षिक लेखा परीक्षा की जांच करना। संसदीय नियंत्रण के लिए सीमित तकनीक साधन, अनियमितताओं की खोज के लिए आकलन समिति, विभागीय स्थायी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, वित्तीय समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति। व्यवस्थापिका नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से किया जाता है। व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का भय। संसद के पास पर्याप्त समय का अभाव, कठोर दलीय नियंत्रण, दक्ष कर्मचारियों का अभाव। बजट के माध्यम से नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। बजट रेमो स्टोहम के अनुसार बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। बजट एक निश्चित समयावधि के लिए, सामान्यतः 1 वर्ष के लिए आय व्यय का पूर्वानुमान है। यह सरकार द्वारा आने वाले वर्ष के लिए निश्चित निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना है। वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही कार्य करता है। बजट राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। फ्रेंच भाषा का शब्द वोजते सामान्य अर्थ है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम इंग्लैंड की संसद में वर्ष 1733 में यह शब्द का प्रयोग किया गया और बोला गया। भारत में आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। इस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 1860 से ही भारत में अप्रैल से मार्च तक का बजट या वित्तीय वर्ष की प्रणाली शुरू हुई। स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में एक वर्ष समिति 1921 की रिपोर्ट पर 1924 से रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था।
2016 में नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय की अध्यक्षता में गठित समिति ने पुनः दोनों बजटों को मिलाने की सिफारिश की। वर्ष 2017 से 18 से पूर्व आम बजट वित्त मंत्री द्वारा और रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया है। भारत में बजट सरकार की प्राप्तियों एवं भुगतान को 3 भागों में दर्शाता है। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड अनुच्छेद 266(1) प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व, ऋण तथा उधारों के प्रति रीपेमेंट्स, संदाय से प्राप्त धनराशियां, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा संसद में अनुमति से पारित, साधारण व्यय और भारित व्यय, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट अनुच्छेद 266(2), सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशियां ऑल अदर पब्लिक मनीज, उदाहरण लघु बचत जमाएं, भविष्य निधि, सरकार कस्टोडियन, धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं, कार्यपालिका के अधीन। कंटीजेंसी फंड अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अग्रदाय प्रकृति इम्पर्स नेचर की निधि, व्यय के लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, व्यय की राशि के बाद में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक, राष्ट्रपति के अधीन। संविधान में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया है। बजट निर्माण की अभिकरण एजेंसियां वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। बजट बनाने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार वित्त मंत्रालय है। बजट निर्माण कार्य वित्त मंत्रालय के अधीन अधिक कार्य विभाग का बजट संभालता है। प्रशासनिक मंत्रालय प्रशासनिक आवश्यकताओं के संचालन हेतु आवश्यक धन का अनुमान लगाना। नीति आयोग बजट में योजनाओं की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का कार्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराना। बजट अधिनियम इनेक्टमेंट ऑफ बजट। बजट अधिनियम अर्थात संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति। इससे सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। बजट अधिनियम के बिना सरकार ना तो धन एकत्रित कर सकती है और ना ही खर्च कर सकती है। बजट अधिनियम के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। अनुच्छेद 113 अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 114 भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विनियोजन कानून के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 कर लगाने वाला कोई भी वित्त विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा ना ही एकत्रित किया जाएगा। संसद किसी कर को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका। कराधान संबंधी धन विधेयक वित्त विधेयक केवल लोकसभा में रखा जाएगा। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा का विशेषाधिकार है। धन विधेयक वित्त विधेयक राज्यसभा लोकसभा को 14 दिन के भीतर वापस कर देगी। सिफारिशें मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर है। संसद में बजट 5 अवस्थाओं से गुजरता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, अनुदान की मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना। नोट: कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित अर्थात संसद में पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। बजट के प्रकार टाइप ऑफ बजट। सबसे पहले है मध्य क्रम बजट लाइन आइटम बजटिंग, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट, कार्यक्रम बजट प्रोग्राम बजट, शून्य आधारित बजट जीरो बेस बजटिंग, परिणामोन्मुखी बजट आउटकम बजटिंग, लैंगिक बजट जेंडर बजटिंग। पहला है मध्य क्रम बजट निर्माण लाइन आइटम बजट। परंपरागत या रूढ़िगत बजट निर्माण की इस प्रणाली का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके खर्चों के उद्देश्यों को
सामने लाए बिना उनकी मदों यानी आइटम्स पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना वित्तीय अर्थ में की जाती है, अर्थात बजट को मध्य क्रम वर्गीकरण के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रणाली सार्वजनिक व्ययों और अधिकतम नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेही, खर्चों की वैधानिकता तथा नियमितता को सुनिश्चित करना रहा है। इसे वर्धनशील बजट, इंक्रीमेंटल बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धन का आवंटन वर्तमान आधार की पहचान करने के बाद वर्धनशील आधार पर किया जाता है। परिणाम वस्तुनिष्ठ बजट के रूप में सामने आता है। निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहले इसे क्रियाशील या कार्यकलाप बजट कहा जाता है। निष्पादन बजट शब्द को प्रथम हूवर आयोग 1949 ने गढ़ा था। मध्यक्रम बजट के विपरीत निष्पादन बजट खर्चे के बजाय खर्चे के उद्देश्य प्रबंधन पर जोर देता है। भारत में निष्पादन बजट की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1956 में की। भारत में प्रथम सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 में इसे लागू किया गया। बजट निष्पादन वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और निर्देश में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम बजट, नियोजन बजट, प्रोग्राम बजट। जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका। 1965 राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा लागू, 1971 में समाप्त हो गया। उद्देश्य है अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना तथा बजट में धन का आवंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना। चौथा है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। जन्म विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 1978 में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने लागू किया। भारत में सबसे पहले वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया गया। वर्ष 1986 से 1987 से अन्य मंत्रालयों में लागू किया गया। अर्थ सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, अनुसरण करने की बजाय शुरू से अर्थात शून्य से पुनः परीक्षण करना इसके अंतर्गत आता है। आगामी वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ से शुरू होनी चाहिए, न कि मौजूदा बजट को आधार मानकर। परिणामोन्मुखी बजट यानी आउटकम बजट 25 अगस्त 2005 में सर्वप्रथम भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2007 से 8 से परिणाम बजट और कार्य निष्पादन बजट का विलय करके संयुक्त दस्तावेज परिणाम बजट के रूप में पेश किया जाता है। उद्देश्य है आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों ने क्या तथा कैसे उपयोग किया, इसका पूर्ण विवरण देना। यह मंत्रालयों विभागों के कार्य प्रदर्शन को मापन करता है। क्रियान्वयन अभिकरणों एजेंसीज के लिए रिपोर्ट कार्ड का कार्य करता है। रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय, सही मात्रा और सही गुणवत्ता में पहुंचाना सुनिश्चित करना। लैंगिक बजट, जेंडर बजट। वर्ष 1995 में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन समिट बीजिंग चीन में जेंडर बजट प्रस्तावों को लागू करने पर सहमति बनी तथा वर्ष 2005-06 के बजट में भारत में केंद्र सरकार द्वारा इसे बजट के स्थान दिया गया। उद्देश्य महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करना। सूर्यास्त विधायन यानी सनसेट लेजिस्लेशन अवांछित, पुराने, बेकार और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा का औपचारिक प्रक्रिया के रूप में बजट निर्माण करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे सूर्यास्त विधायन कहा जाता है। इससे सरकारी खर्चों में मितव्ययता व समयावधि सुनिश्चित होती है, साथ ही वह सरकारी गतिविधियों में अनावश्यक फैलाव को रोकता है। संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियां ब्रिटिश संसद की ऐतिहासिक विशेषताएं रही है। यह प्रणाली 16वीं शताब्दी से ही लागू है। भारत में संसदीय जांच के इतिहास का विकास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से माना जाता है। ब्रिटिश भारत की संसद केंद्रीय विधानसभा ने 3 समितियां गठित की थी। विधायकों से संबंधित याचिकाओं पर सम्मिलित स्थायी आदेशों के संशोधन पर चयन समिति,
विधेयकों पर चयन समिति। स्वतंत्र भारत की संसद ने विधेयकों के साथ साथ शासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण समितियों के एक विशाल तंत्र की स्थापना की, जो सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसदीय समितियों की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उन परामर्शों का एक सार्वजनिक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करती हैं, जो सरकार पर दबाव डालती हैं कि वह चर्चा योग्य प्रावधानों के संदर्भ में अपने रुख और पुनर्विचार करे। ये समितियां अनुदान की मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार मामलों की पड़ताल आदि सब कार्य करती है। संसदीय समितियां लोक लुभावन मांगों को लेकर बाध्य नहीं होती। समितियों के सदस्य पार्टी व्हिप द्वारा बाध्य नहीं होते। ये समितियां एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इसके सदस्य अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं, जिनका चयन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से साधारणतः संसद में उनकी संख्या के अनुपात में होता है। भारत के संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, न ही संरचना व कार्य का वर्णन है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 118(1) में के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों की धाराओं के अनुसार अधिनियमित होती हैं। अनुच्छेद 105 के अनुसार सांसदों एवं सदन को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी प्राप्त होंगे। नियमों के अधीन ऐसी प्रत्येक समिति केवल इसी कारण संसदीय समिति नहीं होती कि वह संसद के सदस्यों से बनी है, बल्कि संसदीय समिति वह है जो पहला सदन द्वारा नियुक्त निर्वाचित की जाए या अध्यक्ष सभापति द्वारा मनोनीत की जाए, दूसरा अध्यक्ष सभापति के निर्देशनाधीन कार्य करती हो, तीसरा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को पेश करती हो, चौथा लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा सोवित हो। वर्ष 1918 में लोकसभा की नियम समिति के 3 विभागीय समितियों की स्थापना का प्रावधान किया: कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। 8 अप्रैल 1993 इनकी संख्या बढ़ाकर 17 की गई। 2004 में 8 समितियां और जोड़ी गई। वर्तमान में इन समितियों की संख्या 24 है। सामान्यतः ये समितियां 2 प्रकार की होती है: स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां अथवा अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचन, नियुक्ति एवं कार्य प्राय निरंतर चलता है। कुल 45 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 24 और 21 अलग अलग है। 24 लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त समितियां अथवा विभागीय समितियां अथवा मंत्रालय समितियां हैं, जिसमें 16 लोकसभा सचिवालय द्वारा संचालित होती है और 8 राज्यसभा सचिवालय द्वारा संचालित होती हैं। 21 एक सदनीय समितियां हैं, जो 9 राज्यसभा में हैं और 12 लोकसभा में हैं। तदर्थ समितियां अथवा अस्थायी समितियां विशेष विधेयकों या विशिष्ट विषयों पर आवश्यकता अनुसार नियुक्ति होती है, जिसमें प्रतिवेदन सौंपने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं: जांच समिति और सेलेक्ट समिति। जांच समिति समय समय पर प्रमुख मुद्दों और घोटालों की जांच हेतु बैठाई जाती है, और प्रवर समिति जो सिलेक्ट समिति होती है, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिशें देने हेतु अधिकतम 35 सदस्य होते हैं। इसमें नोट करने की बात है, संयुक्त प्रवर समिति के 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा। संसद की वित्तीय समितियां: सार्वजनिक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, अनुमानित समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोक उपक्रम समिति। सबसे पुरानी समिति है पब्लिक अकाउंट कमिटी। सबसे बड़ी समिति स्थायी समितियों में है एस्टिमेट कमिटी, और महत्वपूर्ण वित्तीय कमिटी है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। स्थापना हुई थी पब्लिक अकाउंट कमिटी की वर्ष 1921 में। 1919 के मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधारों के बाद एस्टीम कमेटी की स्थापना हुई थी 1950 में। वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का जो स्थापना वर्ष है वो 1964 में प्रथम बार इसका गठन हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर के प्रयासों से हुआ। नोट: वर्ष 1963 में लंका सुंदरम निर्दलीय सदस्य की मांग पर कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश के बाद इसका गठन हुआ।
पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्यकाल है 1 वर्ष का सदस्यों का, एवं एस्टीमेट कमेटी के लोगों का कार्यकाल है 1 वर्ष सदस्यों का, और पब्लिक अंडरटेकिंग लोगों का काल भी 1 वर्ष है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सदस्य संख्या है, लोकसभा में से प्रारंभ है 15 और राज्यसभा में से 7, 10 मई 1954 से यह लागू होता है। सदस्य संख्या एस्टीमेट कमेटी की 30 सदस्य हैं, केवल लोकसभा इसमें आते हैं। सदस्य संख्या पब्लिक अंडरटेकिंग में वर्ष 1974 से कुल 22 हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। वर्तमान में कुल 22 सदस्य आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा में, और 22 सदस्य आते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में, लोकसभा में 15 और 7 राज्यसभा में। चयन पद्धति, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चयन पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एस्टीमेट कमेटी की चयन पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की चयन पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी अध्यक्ष नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी की। अनुमानित समिति एस्टीमेट कमेटी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है, और लोक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कार्यपद्धति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की कार्यपद्धति भूतलक्षी, एस्टीमेट कमेटी की भविष्यलक्षी, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की कार्यपद्धति भूतलक्षी व भविष्यलक्षी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्य आते हैं कैग की रिपोर्ट पर कार्य करना, कैग की मित्र व मार्गदर्शक, उजागर घोटाले उदाहरण जीप घोटाला, बफॉक्स कोयला घोटाला इत्यादि। अनुमान समिति की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एस्टीमेट कमेटी का कार्य है खर्च के आकलन को नियंत्रित करना, खर्च में मितव्ययिता के उपाय सुझाना, और अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट्स के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करना। अंडरटेकिंग कमेटी का कार्य है ऐसे लोक उपक्रमों के खातों और प्रतिवेदनों रिपोर्ट्स की जांच करना जिन्हें इस उद्देश्य के लिए सीमित समिति को आवंटित किया गया है। कैग ने लोक उपक्रमों पर यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तो उसकी जांच करना। हम पब्लिक अकाउंट कमेटी में नोट करने वाली बात है, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो वही अध्यक्ष बनता है। वर्ष 1967 से सामान्यतः विपक्षी दलों को अध्यक्ष पद पर प्रदान किया जाता है, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। उपरोक्त तीनों लोकसभा की समितियां हैं क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये तीनों समितियां वित्तीय नियंत्रण तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करती है। इन्हीं के कारण लोक प्रशासन उत्तरदायी बना है। विशेषाधिकार समिति गठन हुआ। इसका समय समय पर लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति द्वारा अलग अलग प्रत्येक वर्ष गठन होता है। सदस्य संख्या लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य। कार्य संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों के हनन के मामले देखना। समितियों की आवश्यकता, नीड ऑफ कमिटीज। प्रशासन की जटिलता व बढ़ते कार्य, सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु। सदनों का स्थायित्व, कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु। दोनों सदनों का समान महत्व। विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक कार्यों को कानूनों की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालय को है। प्रशासकों के गलत कार्यों को कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार रखता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। एल.डी. वाइट के शब्दों में, विधायी देखरेख का उद्देश्य सैद्धांतिक रूप में कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रित करना है। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करता है। MP शर्मा, भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक, ने सही कहा था, न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकारी जवाबदेही और सरकारी जातियों तथा
सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के लिए न्यायिक उपचार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायालय की किसी कानून के बारे में यह निर्णय देता है कि उसे बनाने वाली संस्था विधिक रूप से ऐसा कानून बनाने में समर्थन नहीं थी जो कानून संविधान का उल्लंघन करता है। न्यायालय का यह निर्णय आने पर ऐसे कानून को निरस्त माना जाता है। द अल्ट्रा वायर्स अधिकार बाह्य अधिकार कहा जाता है, यानी अल्ट्रा वायरस। न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, अधिकार क्षेत्र का अभाव अथवा प्राधिकार की अति, तथ्यों का पता लगने में गलती, कानूनी त्रुटि अथवा वैधानिक त्रुटि, अधिकारी द्वारा स्वविवेक शक्तियों को दुरुपयोग अथवा प्राधिकार का दुरुपयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, सामान्य साधन, विशेष संवैधानिक उपचार। पहला है प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों की न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पुनरावलोकन, सरकार के विरुद्ध अभियोग, प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा, कार्यपालिका के कानूनों नियमों को अवैध घोषित करना। अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 परमाधिकार असाधारण उपचार के रूप में 5 प्रकार के रिट, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्जरी, अधिकार प्रक्षा, क्वो वारंटो। अन्य प्रकार की रिट्स हैं निषेधाज्ञा इंजंक्शन, निषेध आज्ञा इंजंक्शन। नोट, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। सामान्य साधन, प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों की न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता तथा संवैधानिकता पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि जांच के बाद कार्य कानून में संविधान की उल्लंघनता पाई जाती है तो न्यायालयों द्वारा उनको गैर कानूनी, असंवैधानिक और असामान्य घोषित किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र ब्रिटेन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं अधिक व्यापक है। भारत की स्थिति इन दोनों देशों के बीच में है। सरकार के विरुद्ध अभियोग, पद पर रहते हुए अपेक्षित दायित्वों की पूर्ति तथा शक्तियों के उपयोग के क्रम में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्री एवं अधिकारी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान ला सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति वाद या मुकदमा पर कर सकता है, अर्थात सरकार के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा, किसी उच्च सत्ता द्वारा निम्न प्राधिकारी को विधान एवं नियम निर्माण इत्यादि प्रत्यायोजित शक्तियों के क्रम में न्यायालयों को यह शक्ति है कि वह प्रत्यायोजित विधान की वैधानिकता को उचित करार दे अथवा नहीं। उचित मानदंडों पर खरे न उतरने वाले प्रत्यायोजित विधानों का न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। चौथा है कार्यपालिका के कानूनों या नियमों को अवैध घोषित करना। कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों या अध्यादेशों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर न्यायालय विचार कर सकते हैं। विशेष संवैधानिक उपचार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, लैटिन भाषा हेबियस कॉर्पस शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करे। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। परमादेश, मैंडेमस, लैटिन शब्द मैंडेमस शाब्दिक अर्थ है समादेश। यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायालयों दोनों के विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है। यह आदेश सरकार या उसके अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने की ओर बाध्य करता है। यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट निजी निकायों के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, इस रिट के अंतर्गत उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय को उस कार्य को करने से रोका जा सकता है जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यह रिट किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नहीं दी जा सकती
जो न्यायिक कार्य नहीं करता या रिट कार्यवाही लंबित रहने या आदेश निकासी से पूर्व जारी हो सकती है। सर्शरी उत्प्रेषण लैटिन भाषा सर्टियोरी शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट प्रतिषेध की भांति केवल उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय की ओर जारी की जाती है। यह रिट निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा आदेश दे चुकने के बाद जारी की जाती है। इसके अंतर्गत सभी फाइल रिकॉर्ड उच्च श्रेणी के न्यायालय से मंगवा लिए जाते हैं। अधिकार प्रक्षा क्वो वारंटो लैटिन भाषा का शब्द है क्वो वारंटो, शाब्दिक अर्थ है किस अधिपत्र या प्राधिकार द्वारा। व्हाट इज योर अथॉरिटी। इस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है। नोट है निषेधाज्ञा इंजंक्शन, यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कोई काम करने या किसी काम को करने से मना करने हेतु जारी की जाती है। न्यायालय की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ जुडिशरी। पहला है न्यायपालिका को प्रशासनिक कार्यों में स्वयं हस्तक्षेप करने का सुओ मोटो प्राधिकार प्राप्त अधिकार नहीं होता। दूसरा, प्रशासन के सभी कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, क्योंकि संसद कुछ मामलों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर सकती है। न्यायपालिका द्वारा किया गया नियंत्रण शव परीक्षण नियंत्रण होता है, अर्थात परीक्षण से पहले नागरिक को नुकसान हो चुका होता है, अर्थात प्रक्रिया धीमी व विलंबकारी होती है। न्यायिक प्रक्रिया धीमी, बोझिल तथा महंगी होती है। स्वविवेक अध्यादेश अर्थात कुछ मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकती है। न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, प्रशासनिक विशेषज्ञ नहीं।